ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया ने एक लंबे अरसे से राजनीतिक परिवर्तन की लड़ाई में, वह भी तरक्की प्रसन्न कम्युनिस्ट मूवमेंट में, अपने धारा को स्थापित करने वाली पार्टी भाकपा माले लिबरेशन के जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड दीपंकर भट्टाचार्य जी हमारे चैनल में मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। और यह जो भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, इसको हम इंटरव्यू के रूप में नहीं देख रहे हैं। ये बहुत अनौपचारिक बातचीत है। ये अनौपचारिक बातचीत है तो इसका ये अर्थ नहीं कि आप आम कैसा खाते हैं, चूस के खाते हैं या कैसा करते हैं, उस तरह के नहीं है। इसमें थोड़ी सी गंभीरता है क्योंकि समाज के परिवर्तन की लड़ाई से संबंधित है और जिसके लिए जब समाज मुक्त होगा तो हम सब मुक्त होंगे, ऐसी धारणा हम लोगों की ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया की। तो हम बहुत ही सहज रूप से ये बात रख रहे हैं कि पिछले 25 वर्ष से लगातार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं और काफ़ी उन्होंने उतार चढ़ाव देखा है आंदोलन के। इस आंदोलन के उतार चढ़ाव में दलित सवाल भी रहे हैं, वर्गीय सवाल भी हैं, किसानों का सवाल है, महिलाओं का सवाल है, क्षेत्रीय भाषाओं का सवाल है, तमाम सवाल खड़े रहे हैं और इसकी पकड़ उन्हें बहुत गहराई से है और वो अपनी बातों को बहुत ही सरल और साफ शब्दों में रखते हैं। हम दीपंकर जी से, कॉमरेड दीपंकर जी से हम जानना चाहते हैं जो आज फांसीवादी जो निजाम है के दौर में हम जी रहे हैं, जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है, सोच लगाया जा रहा है, सोच को ही कुंद करने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रक्रिया में एक कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उस पार्टी की भूमिका क्या है? देखिए, आपने सही कहा कि हम एक ऐसे दौर से अभी गुजर रहे हैं जहां भारत में फांसीवाद अभी सत्ता में काबिज है और उसकी कोशिश है कि और ज़्यादा पूरे भारत का जो समाज और राज दोनों को बदल दिया जाए। तो इसके पीछे तो आरएसएस है और आरएसएस शुरू से 100 साल करीब पूरे होने जा रहे हैं। तो उसका जो विचार है वो शुरू से ही फांसीवाद का विचार था, लेकिन पहले इस विचार के साथ बहुत ज़्यादा कोई ताकत नहीं थी। अब ये ज़रूर हो गया कि 2014 के बाद अब जबरदस्त पूरे राज सत्ता पर कब्जा है और राज सत्ता पर कब्जा के साथ साथ हिंदुस्तान में जो भी बड़े पूंजीवादी कंपनियां हैं, पूंजीवादी घराने हैं, उनका पूरा का पूरा समर्थन अदानी अंबानी से लेकर के अब टाटा या और भी जो भी बड़े घराने हैं। जो हमने देखा कि वाइब्रेंट गुजरात के दौर में इन्हीं लोगों ने पहले कहा कि मोदी जी को अब देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो एक तरह से बहुत जबरदस्त सत्ता का, पावर का, स्टेट पावर के साथ साथ हम कहते हैं कि संघ परिवार के पास एक स्ट्रीट पावर भी है। सड़कों पर इनके पूरे गुंडे, इनके तरह तरह के विजिलेंटे स्क्वाड, तो ये सब मिला करके एक फांसीवादी निजाम चल रहा है। तो हमारे सामने इसके खिलाफ जो सवाल है कि एक सार्वजनिक प्रतिरोध कैसे खड़ा हो, हम इसको कई धरातल पर देखते हैं। एक फांसीवाद एक विचार है जो पूरी तरह से लोकतंत्र विरोधी है, तो इस विचार के खिलाफ वैचारिक प्रतिरोध चाहिए। अगर वो हमें एक तरीके से फांसीवाद मतलब डर का, आतंक का शासन, तो अगर हमें डराना चाहते हैं तो हमें बिल्कुल उस डर के खिलाफ साहस के साथ लड़ना होगा। जैसे हमारे महाराष्ट्र में ही भीमा कोरेगांव मामले में जो तमाम साथियों को जेल में डाल दिया गया, दिल्ली दंगे का फर्जी केस बना करके नागरिकता आंदोलन में जो साथी थे उनको जेल में डाला गया। मैं देख रहा हूँ कि पूरे साहस के साथ मिसाल कायम करते हुए लोग जेल के अंदर रह रहे हैं। तो एक तो हमें लगता है कि कम्युनिस्ट पार्टी को ये जो विचार, ये जो हिम्मत, तो इस हिम्मत को, पूरी हिम्मत को बटोरते हुए आगे बढ़ना है। दूसरा हमें लगता है कि इसमें बड़े जन आंदोलन की जरूरत है। फांसीवाद ये कोशिश करता है हर जगह जहां भी दुनिया में फांसीवाद काबिज हुआ है, वो सिर्फ लाठी गोली के बल पर या राजसत्ता के बल पर नहीं, समाज के एक हिस्से को गुमराह करके उनको अपनी मुहिम में, इसको हम लोग कहते हैं कि फुट सोल्जर्स ऑफ फैशिज्म, तो उनका इस्तेमाल किया गया। जैसे भारत में भी हम देख रहे हैं
गुजरात जनसंहार हो या उसके बाद तमाम जो मॉब लिंचिंग है, तो हर जगह इस देश में इस समय जो लोगों में गरीबी है, लोग जिस तरीके से विस्थापित हो रहे हैं, उनको एक हिंदू मुस्लिम के नाम पर गुमराह करने की पूरी कोशिश है। कॉमरेड, इस पे आपने जो बोला कि फांसीवाद तमाम दकियानुसी चीजों का सहारा लेता है, बिल्कुल लेता है। तो आज़ादी आंदोलन के दौरान और उसके बाद एक दूसरा बड़ा आंदोलन जो चर्चा के केंद्र में रहा, वो था जयप्रकाश नारायण आंदोलन का, एक तथाकथित लोकशाही के तहत में, और एक नक्सलवादी आंदोलन था जो बहुत बड़ा आंदोलन था। शायद ये यूरोप में कहीं हुआ रहता तो एक बहुत बड़ी गरिमा के रूप में लोग इसको नोटिस करते थे। तो ये जो आंदोलन हुए, इस आंदोलन के दौरान में, आज़ादी आंदोलन के दौरान में, जो लड़ाई जाति के सवाल पे, धर्म के सवाल पे लड़नी चाहिए थी, जिसको पूरी तरीके से नहीं लड़ा गया, जिसका दुरुपयोग आज हम लोग देख रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हमें लगता है कि पहली बार हम थोड़ा समाप्त कर ले जो आपने पहला सवाल हमसे किया था। जी बोलिए। तो फांसीवाद एक तरीके से एक जन आंदोलन भी है, जो एक प्रतिक्रियावादी जन आंदोलन है। जी। उस जन आंदोलन के जवाब में हमें भी एक जबरदस्त प्रगतिशील जन उभार पैदा करना है। और इसलिए आपने जो आजादी के आंदोलन की बात की या दूसरे दौर के आंदोलन की बात की, हम हाल के दिनों के आंदोलन की चर्चा करेंगे। जैसे नागरिकता कानून में जो संशोधन किया गया, इसके खिलाफ जो एक आंदोलन खड़ा हुआ शाहीन बाग से, मैं उसको मानता हूं कि इक्वल सिटीजनशिप मूवमेंट। जैसे अभी किसानों का आंदोलन जो एक जबरदस्त इस देश में एक नया इतिहास रच दिया। जैसे हम देख रहे हैं कि मुद्दा वैसे लगेगा कि बहुत सामान्य मुद्दा था, हमारे देश के जो महिला पहलवान है और उन्होंने जो शोषण का आरोप लगाया एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद के खिलाफ, और जिसमें FIR भी हुआ, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब पॉक्सो जैसे कानून के तहत केस हुआ, तब भी नहीं हुआ। अब देखिए वो एक धीरे धीरे बड़ा आंदोलन का स्वरूप ले रहा है। तो हमें लगता है कि फांसीवाद के जवाब में जन आंदोलन, जो फांसीवाद जो प्रगतिशील एक प्रतिक्रियावादी जन गोलबंदी को अंजाम देता है, उसके खिलाफ एक बहुत साहस के साथ प्रगतिवादी एक पूरे सामाजिक बदलाव के लिए एक बड़े जन आंदोलन की आवश्यकता है। तीसरी बात हम कहेंगे कि अभी भी हमारे देश में एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हालांकि वो बिल्कुल उसको खत्म करने की पूरी कोशिश हो रही है। नए पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, वो भी सावरकर के जन्मदिन के मौके पर, और राष्ट्रपति को छोड़ करके प्रधानमंत्री खुद उद्घाटन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देश में पूरे अमेरिकी स्टाइल पर एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम थोपने, और जो अमित शाह लगातार कहते हैं कि हम 50 साल राज करेंगे, एक सिंगल पार्टी रूल। तो जब तक ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो पुरजोर कोशिश होनी चाहिए कि जैसे इस देश में जो आपातकाल आया था 75 में, तो एक उदाहरण इस देश में है कि 77 में चुनाव में जनता ने उस आपातकाल के निजाम को समाप्त किया। तो अभी भी कुछ राज्य विधानसभाओं में, अभी कर्नाटक में हमने देखा कि चुनाव का इस्तेमाल करते हुए कर्नाटक की जनता ने, वहां के पूरे नागरिक समाज ने, मजदूर, किसान, गरीबों ने एक जबरदस्त जनादेश दे दिया। तो इसकी भी संभावना जहां तक जब तक है, तो बिल्कुल इसको भी तलाशने की जरूरत है। इसलिए हम कहेंगे कि फांसीवाद के खिलाफ विचार के धरातल पर, संस्कृति के धरातल पर बिल्कुल एक मजबूत लड़ाई की आवश्यकता है। जो जन गोलबंदी है उस धरातल पर एक प्रगतिवादी, एक जबरदस्त क्रांतिकारी जन उभार की आवश्यकता है। तीसरा, जहां तक जो चुनाव का भी जो मैदान है, इस मैदान में भी व्यापकतम एक विपक्षी एकता के जरिए, क्योंकि फांसीवाद जब से सत्ता पर काबिज हो गया, विचार तो RSS का हमेशा ही था, लेकिन सत्ता का इस्तेमाल करके, चुनाव में जीत करके, उस चुनावी जीत का इस्तेमाल करके वो अपने एजेंडा को थोप रहे हैं। इसलिए बेहद जरूरी है कि इनको सत्ता से बाहर किया जाए, बेदखल किया जाए। सत्ता से बेदखल करने से ही फांसीवाद समाप्त नहीं हो जाएगा, लंबी लड़ाई लड़नी होगी इनको किनारे करने के लिए, लेकिन सत्ता से बाहर करना, बेदखल करना, मैं समझता हूं कि इस समय एक फौरी जरूरत के रूप में हमारे सामने है। और इसलिए तीनों को कंबाइन करते हुए हम एक लड़ाई के बारे में सोचते हैं कि जहां तीनों मोर्चे पर साथ साथ हम लोग लड़ सके। आप जो कह रहे हैं फौरी मोर्चे पे इनको समाप्त करना है चुनाव के समय में, तो आपातकाल के समय में भी तमाम राजनीतिक पार्टियां
एक हुई थी, उस समय संस्कृति कर्मियों ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया था अपने चित्रों से, पेंटिंग से और तमाम चीज़ों से, जिसका दखल स्टेट पावर ने लिया और गिरफ्तार भी किया था। और उसी वक्त जब सत्ता पे जनता पार्टी बनी तो मुझे याद है अच्छी तरीके से, आर के लक्ष्मण का एक कार्टून छपा था टाइम्स ऑफ इंडिया में। वो कार्टून था, घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े के चेहरा मोरारजी देसाई का है, और पूंछ पकड़ के कॉमरेड हरिकिशन सूजी और राजेश्वर राव पकड़े हुए हैं और घिसरते जा रहे हैं, और कैप्शन दिया था, जितने दूर तक जा सकते हैं चले जाइए हम लोग। तो चुनाव में इस तरह जाना चाहिए कि चुनाव में संघर्ष, चुनाव में हिस्सेदारी के लिए जन आंदोलन की भूमिका पे आप रोशनी डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल, हमने कहा कि देखिए चुनाव तो बिल्कुल कब तक चुनाव रहेगा देश में आप नहीं कह सकते। चुनाव का भी जो तौर तरीका है, जो चुनाव आयोग है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, जो ईवीएम मशीनें हैं, सब हम लोग देख रहे हैं। इसलिए चुनाव की, और ये तो बाबा साहब अम्बेडकर खुद बोल करके गए थे कि हमारे संविधान में हमने एक इलेक्टोरल इक्वालिटी दिया कि अमीर से अमीर आदमी को भी एक वोट, गरीब से गरीब आदमी को भी एक वोट। लेकिन ये जो वोट की बराबरी है, इससे जैसे आप बाहर निकलते हैं तो समाज में और अर्थव्यवस्था में वहाँ गैर बराबरी ही गैर बराबरी दिखती है। तो उन्होंने उसी समय आगाह किया था कि गैर बराबरी बढ़ती रहेगी तो ये जो वोट की बराबरी है इसका कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा। वो सवाल तो बिल्कुल हमारी जगह पर है। आपने एक सवाल ये भी किया था कि आज़ादी के आंदोलन के दौर में इस देश में बहुत सारी संभावना, हम ये मानते हैं कि आज़ादी के आंदोलन में आज़ादी हमें मिली और आज़ादी के साथ साथ एक तरीके से देश का बंटवारा भी हो गया। तो लेकिन आज़ादी के आंदोलन की जब हम विरासत की बात करते हैं, हम मानते हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी संभावना उसके अंदर छुपी हुई थी जो साकार नहीं हो पाई। इसीलिए आज़ादी के आंदोलन को सिर्फ जितना घटित हुआ है, एक आज़ादी हमें मिली, हम उसी दायरे में नहीं देखते। जैसे अगर हम कहें कि आज़ादी के आंदोलन के दौर में दोनों बातें साथ साथ चल रही थी कि आज़ादी कैसे मिलेगी, अंग्रेजों के राज को कैसे समाप्त किया जाएगा, कैसे हिंदुस्तान में भारतीय लोगों के हाथ में सत्ता आएगी, लेकिन साथ ही साथ आज़ाद हिंदुस्तान कैसा होगा, आधुनिक भारत कैसा होगा, उसका स्वरूप क्या होगा, जिसको फूले ने कहा था कि गुलामगिरी, जो सामाजिक गुलामी हमारे देश में है, उस गुलामी को खत्म करके ये सामाजिक आज़ादी, सामाजिक बराबरी लोगों को कैसे मिलेगी, सिर्फ राजनीतिक आज़ादी या राजनीतिक अधिकार नहीं। तो आज़ादी के आंदोलन में ये तमाम धाराएं साथ साथ चली। अब जैसे हम देखते हैं कि 1936 एक इतना जबरदस्त एक मोड़ था हिंदुस्तान के इतिहास में। एक तरफ आप देखेंगे कि 1936 में किसान सभा, उसका सम्मेलन हो रहा है, किसान मैनिफेस्टो निकल रहा है। किसान मैनिफेस्टो में बात आ रही है कि लैंडलॉर्डिज्म, उसका खात्मा हो, जो कर्ज का बोझ है किसानों पर वो खत्म किया जाए। उसी 1936 में बाबा साहब अम्बेडकर जाति उन्मूलन का नारा दे रहे हैं। वो भाषण उनका है जो दे नहीं पाए थे। और तो हमें लगता है कि अब ये जाति उन्मूलन और ये सामंतवाद या जमींदारी का उन्मूलन, जाति और जमींदारी का उन्मूलन के नारे अगर साथ साथ चलते, इस दिशा में अगर साथ साथ हम लोग आगे बढ़ पाते, जिसकी पूरी संभावना उस दौर में दिखी थी जब बाबा साहब इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी चला रहे थे। और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी एक तरफ कोंकण के इलाके में आप देखेंगे कि वो जबरदस्त किसान मोर्चा भी, और साथ साथ कम्युनिस्टों के साथ मिल करके कपड़ा मिल के मजदूर, उनके भी बड़े बड़े मोर्चे निकाले जा रहे थे। तो वो दौर बहुत लंबा नहीं चला। तो हमें लगता है कि हमारे आज़ादी के आंदोलन के अंदर ऐसी बहुत सारी संभावना, जिसका एक नज़ारा हमने देखा था, उसके एक तरीके से कुछ झलक हमें दिखाई पड़ा, लेकिन चीज़ें उस रास्ते में आगे नहीं बढ़ी। इसीलिए आज हम ये कहेंगे कि भारत में आज़ादी के आंदोलन के दौर जो सपने पनपे थे, हमारे छात्र साथियों ने एक नारा दिया है, नए भारत के वास्ते भगत सिंह अम्बेडकर के रास्ते ऐसा है। तो जो भगत सिंह का नारा, साम्राज्यवाद का नाश हो, एक आधुनिक हिंदुस्तान का निर्माण हो, नौजवानों के सामने वो एक दिशा रख रहे हैं, कार्यभार रख रहे हैं कि अगले 20 साल तक तुम्हें ये काम करना है, हिंदुस्तान के झुग्गी झोपड़ियों में जाना है, गरीबों के बीच में जाना है। बिल्कुल जो बात उससे करीब 40 साल बाद में
चारू मजुमदार कह रहे हैं 1967 में नक्सलवादी के दौर में कि आपको जाकर के भूमिहीन गरीबों के साथ एकजुट होना है। छात्र आंदोलन से, मजदूर आंदोलन से कह रहे हैं गांव में जाओ और गांव के भूमिहीन गरीबों के साथ एकजुट हो। तो वो भगत सिंह भी कह के गए थे उस दौर में कि दलितों के साथ, झुग्गी झोपड़ियों में, मलिन बस्तियों में, वहां जाकर के जो हिंदुस्तान का सरमारा है उस सरमारा के साथ एकजुट हो। तो हमें लगता है कि आजादी के आंदोलन की जो समूची विरासत है, बहुत सारी संभावनाएं थी जो साकार नहीं हो पाई, तो उस विरासत को लेकर के हमें चलना है। आज इस पर एक बड़ी लड़ाई है इतिहास में। अब देख रहे हैं कि सावरकर के जन्मदिन के मौके पर आपके पार्लियामेंट का उद्घाटन, दूसरा सावरकर की वो किताब, वो विचार हिंदुत्व वाला 1923 में छपा था, उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं। तो एक तरफ ये बिल्कुल इतिहास के धरातल पर भी भाजपा के लोग लड़ रहे हैं जो आजादी के आंदोलन से निकला हुआ संविधान, आजादी के आंदोलन से निकली हुई भारत की संसदीय प्रणाली, आजादी के आंदोलन से मैं कहता हूं कि पूरी संभावना साकार नहीं हुई, लेकिन इनकी पूरी कोशिश है कि आजादी के आंदोलन से इसको पूरी तरह से काट दो और आजादी के आंदोलन के नाम पर एक दूसरा इतिहास थोप दो। जैसे अभी आप देखेंगे ये G20 के मौके पर पूरे भारत में कहा जा रहा है कि भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, और ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पर इस डेमोक्रेसी को इन्होंने कहा कि ये हिंदू सभ्यता का उपज है, ये एक हिंदू एंटिटी है ये इंडियन डेमोक्रेसी। जबकि अंबेडकर ने कहा कि हिंदू राज अगर कभी इस देश में यथार्थ बनेगा तो उससे ज्यादा बड़ी कोई विपत्ति, बड़ी आफत इस देश के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि वो आजादी, बराबरी और भाईचारा, ये जो फ्रांसीसी क्रांति से नारे लगे और जिसको अंबेडकर ने हमारे देश के संविधान के लिए दिए, तो उसके बिल्कुल विपरीत है, उसके खिलाफ है। जहां कोई कि अगर ऐसा होता है हिंदू राष्ट्र तो देश के टुकड़े हो जाएंगे, ये भी बात है। बिल्कुल। तो हमें ये जो पूरे अंबेडकर ने जो आगाह किया था, और आज बिल्कुल संविधान अभी भी है, उसका प्रियम्बल को अभी भी बदला नहीं गया, लेकिन उसको रखते हुए भी उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो संविधान का पूरी तरह से हमें लगता है कि संविधान में जो दोनों बातें थी कि उसके मैक्रो लेवल पे एक भारत की कल्पना है, एक भारत के बारे में है कि एक संप्रभु, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एक गणराज्य है, और उस मैक्रो रिपब्लिक के साथ साथ माइक्रो लेवल पे उसकी इकाई है एक नागरिक। तो एक अधिकार संपन्न नागरिक की कल्पना है कि जो नागरिक, जिसको संविधान ने कुछ अधिकार दिया, उस अधिकार का और विस्तार होना चाहिए। तो जो अंग्रेजों के दौर में हम प्रजा थे, तो वो प्रजा एक लॉयल सब्जेक्ट, जहां लाठी गोली के बल पर सरकार चलती थी, बोलने की आजादी नहीं, सोचने की आजादी नहीं, लड़ने की आजादी नहीं, उस जगह से आजाद हिंदुस्तान के आजाद नागरिक, इस पर हमारा संविधान टिका हुआ है। और अभी जो हमले हो रहे हैं वो संविधान में जो भारत के बारे में कल्पना है उस पर भी, और नागरिकों को जो अधिकार मिलना चाहिए। मोदी जी तो कहते हैं कि भाई बहुत अधिकार की बात हो गई, अब अधिकार की बात ही छोड़ दो, अब सिर्फ कर्तव्य की बात करो। अमृत काल को कहते हैं कर्तव्य काल, कर्तव्य पथ की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आज एक आजाद नागरिक, अधिकार संपन्न नागरिक को एक गुलाम प्रजा में तब्दील कर देने की, वापस भेज देने की कोशिश हो रही है। थोड़ा सा हस्तक्षेप करना चाहूंगा। आपने 1936 का वर्ष बहुत महत्वपूर्ण बताया। 1936 का साल इस देश के सांस्कृतिक धरातल पे भी महत्वपूर्ण था कि मुंशी प्रेमचंद जी ने पहला प्रगतिशील लेखक संघ बनाया था। बिल्कुल। और आज वो लेखक संघ का हिस्सों में दिखता है कम्युनिस्ट पार्टी। फिर लड़ने की ताकत कम्युनिस्ट पार्टी में, सचेत तबका कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही हैं। तो प्रगतिशील लेखक संघ से जनवादी लेखक संघ बना, फिर जन सांस्कृतिक मंच है, फिर विरसन है, ऐसा अलग अलग टुकड़े में बहुत सारे हैं। लेकिन देश के स्तर पर कोई एक सांस्कृतिक मंच के रूप में प्रतीक नहीं खड़ा कर पाई कम्युनिस्ट पार्टी। जैसे नेपाल में एमाले है, या फिर एकता केंद्र मसाल है, फिर माओइस्ट पार्टी, इनके सांस्कृतिक संगठन अलग अलग है, और वो अपनी सांस्कृतिक संगठनों के लिए अपने पार्टी के कार्रवाई के रूप में काम करते हैं। लेकिन देश के मसले पे जो आंदोलन चलते हैं उसमें
देश के स्तर पे मंच है, उसमें सब शामिल होते हैं और लगातार वो प्रक्रिया अभी भी जारी है। इस दिशा में आप सोचते हैं? बिल्कुल, हमें लगता है कि देखिए सांस्कृतिक संगठन अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग किसी भी संगठन से ना जुड़े हुए, क्योंकि संस्कृति एक ऐसी चीज है जहाँ हमेशा कोई संगठन के जरिए इसमें बिल्कुल हमें लगता है कि एक सांस्कृतिक आंदोलन, सांस्कृतिक जो सृजन की प्रक्रिया है और जनता के बीच में जन संस्कृति की जो पूरी प्रक्रिया है, तो हमें लगता है इसमें पहले से ज्यादा अब एकता बन रही है और ज्यादा एकता की जरूरत है। इसीलिए जैसे कम्युनिस्ट पार्टियां भी अलग अलग हैं, कुछ लोग कहते हैं कि एक पार्टी क्यों नहीं बन जाती है, तो अगर बन जाए तो अच्छी बात है, और कब बनेगी हम नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित तौर पर जैसे कार्रवाई में कम्युनिस्टों की एकता, अभी कम्युनिस्ट क्या, अभी तो पूरे देश में तमाम जनवादी शक्तियां, जनवादी क्या उस माने एक तरीके से तमाम जो संविधान पे एक तरीके से आस्था रखने वाले लोग हैं, उनकी एक कार्रवाई में एकता जरूरी है। इसी तरह हमें लगता है कि संस्कृति के धरातल पर भी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि एक ज्यादा एकता उसकी जरूरत है और उस दिशा में जैसे मसलन अभी इस बात को देखते हैं हम कि आपने कर्तव्य पथ का बात कहा, राजपथ से कर्तव्य पथ बनाया गया। अब ये कर्तव्य पथ जो है, गीता का जो श्लोक है कर्मी जो है, तो उससे जोड़ते हुए ये पूरे अपने ला रहे हैं। और ये निजामी फांसीवाद आरएसएस के मनोबल के रूप में एक बड़ा स्थायी वोट कर रहा है, एक राष्ट्र एक भाषा, ये तमाम चीज़ों को खड़ा कर रहा है। ये जो बात खड़ा कर रहा है, इसके पैरेलल निश्चित रूप से एक सांस्कृतिक आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि हिटलर के खिलाफ सैनिक विजय था, हिटलर की सैनिक विजय थी, लेकिन जो मनोसत्ता बनी थी, सांस्कृतिक मनोसत्ता में श्रेष्ठता के बोध का रेस पे, वो भारत के देश में भी हजारों वर्ष से है सनातनी। तो ये जो सनातनी फांसीवाद हजारों साल से है, ये फांसीवाद और ये फांसीवाद को जोड़ के कैसे साथ में लेके चला जा सकता है, इस पे भी रोशनी नहीं। आप ये कह रहे हैं कि देखिए, जो आप कहेंगे कि सनातनी फांसीवाद आप कह सकते हैं, लेकिन जो कास्ट सिस्टम है वो अपने आप में बहुत अप्रेसिव है, बहुत एक तरीके से लोगों को गुलाम बनाने यहाँ पर रखा जाता है। दलित पैंथर का जो आंदोलन हुआ, आप ये भी कहेंगे कि इस देश में जैसे एम एन राय ने उस समय कहा कि एक जो पूरे नियतिवादी, एक अंधविश्वास, एक इस तरीके का जो एक विचार, आप अगर कहेंगे कि आप बस काम करो और उसका क्या रिजल्ट निकल रहा है नहीं निकल रहा है, जो हुआ है वो भी अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा, जो होता रहा है सभी अच्छा, तो हमेशा ही अच्छे दिन, तो ये तो बिल्कुल एक ऐसा माहौल है, एक कल्चरल एक एनवायरनमेंट है, एक फाउंडेशन है जो शायद फांसीवाद के लिए ज्यादा माकूल है। लेकिन फिर भी हम ये तो लंबे समय से था, लेकिन इसके बावजूद इसके खिलाफ लड़ते हुए इस देश में आजादी भी आई, लड़ते हुए आधुनिक विचार भी पनपे, इस देश में संविधान का भी निर्माण हुआ। तो इसीलिए सिर्फ हमें नहीं लगता है कि उसी वजह से आज भारत में जो कुछ हो रहा है, नहीं सिर्फ वो बिल्कुल वो है। और इसीलिए हमें लगता है कि आज हमारे देश में जब हम बात करेंगे तो उसमें जैसे हम कास्ट, जैसे अम्बेडकर ने कहा कि बहुत एक गुलामी की व्यवस्था है, तो उसके खिलाफ सामाजिक बराबरी और आजादी की लड़ाई, मैं समझता हूँ ये भी फांसीवाद के विरोधी संघर्ष का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आप देखेंगे हमारे देश में जो पुरुष सत्ता है, अब मैं आपको दिखाऊं कि देखिए कितना दिलचस्प उदाहरण है। अब ये लड़ाई कैसे ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में किस तरह से बढ़ती है। जो अभी खाप पंचायत के लोग आपके पूरे पहलवानों के पक्ष में खड़े हैं। 28 तारीख को महिला पंचायत का उन्होंने ऐलान किया कि हम जाकर के उस संसद के बाहर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे। आप वहां पूरे टोटल बेटियों को न्याय मिले, इसके लिए आवाज उठने लगी। अब ये आवाज उस इलाके से उठ रही है जहां सबसे ज्यादा आप कहेंगे कि बहुत एक तरह का जकड़न जाति का, एक तरह से बिल्कुल ऑनर किलिंग से लेकर के हर तरह से लड़कियों को, महिलाओं को कैद करके रखना, एक तरीके से उनके ऊपर तरह तरह की बंदिशें, पाबंदी। लेकिन अब वहीं से परिस्थिति इस तरह से विकसित हो रही है कि उसी ऐसे इलाके से आप देखेंगे कि अभी यहाँ तक कि महिलाओं के पक्ष में, उनके अधिकार और इंसाफ के पक्ष में आवाज उठ रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि देखिए जकड़न भी है, लेकिन उस जकड़न को तोड़ने की संभावना भी
समय समय पर ऐसी संभावना भी निर्मित होती है देश में, और इसलिए हम लोगों को तो बिल्कुल सजग रह करके एक ऐसा व्यापक एक लड़ाई जो तमाम छोर को हम कैसे जोड़ सकते हैं। आपने जैसे कहा कि संस्कृति का धरातल है, कास्ट सिस्टम के खिलाफ एंटी कास्ट लड़ाई है, आपके पेट्रियार्की के खिलाफ लड़ाई है। जैसे अभी कर्नाटका में आप देखेंगे कि चुनाव में जो लोग कल तक सिर्फ कास्ट की बात करते थे, इस बार बहुत क्लास की चर्चा है। ये गरीब कर्नाटका में, मैं योगेंद्र यादव जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि कर्नाटका में जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड ने खुद को असर्ट किया, और उसमें जैसे शहर के खिलाफ गांव, बेंगलोर मैंने मेट्रोपोलिस के खिलाफ जो ग्रामीण कर्नाटका है उसने असर्ट किया। जो आप देखेंगे कि महिलाएं ज्यादा असर्ट की, आप देखेंगे कि दलितों ने असर्ट किया, और कुल मिलाकर के गरीबों ने असर्ट किया। तो हमें लगता है कि इस देश में एक समग्रता में एक जबरदस्त बड़े जन दावेदारी, जन उभार की संभावना बन रही है, और ऐसे ही क्रांतिकारी जन उभार से। और इसीलिए हम जब कहते हैं कि संविधान बचाओ या लोकतंत्र बचाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि, क्योंकि हमारे देश का लोकतंत्र कमजोर था, अगर कमजोर नहीं रहा होता तो आगे ये फांसीवाद इस तरह से नहीं पनपता। और इस कमजोरी की ओर सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने, उन्होंने इसकी पहचान की और उन्होंने इस पर हमें चिन्हित किया, कहा कि भाई एक जमीन जो है अलोकतांत्रिक है, एक अलोकतांत्रिक जमीन पर हम एक ऊपरी परत, उन्होंने कहा कि टॉप ड्रेसिंग ऑफ डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन, उससे आपका जो निष्कर्ष निकलता है कि इस लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो उस जमीन को बदलना होगा, उसका डेमोक्रेटाइजेशन करना होगा, उस सॉइल का, सोशल सॉइल का। तो हमें लगता है कि फांसीवाद का जवाब एक रोबस्ट डेमोक्रेसी, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, और भारत जैसे देश में जब हम डेमोक्रेसी की बात करेंगे, उसके अंदर बिना डाइवर्सिटी डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। इतने बड़े देश, इतना विशाल, इतनी विविधता है, तो उस पूरे विविधता की इस देश में इतने सदियों से दलितों को दबा के रखा गया है, उनके सामाजिक बराबरी और आजादी के बगैर डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ सकती। तो जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, एक रोबस्ट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, तो उसमें निश्चित तौर पर जो अभी तक कमजोर डेमोक्रेसी रहा है, उससे कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा व्यापक, कहीं ज्यादा जीवंत, ऊर्जा से भरा हुआ एक डेमोक्रेसी की कल्पना करनी चाहिए, और उसी से हम पूरे फांसीवाद का जवाब देंगे। डेमोक्रेसी अंतिम एक प्रश्न है, वो प्रश्न तो निश्चित रूप से यही है, क्या आप एक माले को नेतृत्व दे रहे हैं, और ऐसे दौर में नेतृत्व दे रहे हैं जिसमें आज माले की चर्चा जिक्र है बिहार के डेमोक्रेसी चुनाव के बाद, उसके पहले भी थी लेकिन ज़्यादा लाइमलाइट में हो रही है। ऐसे समय में तमाम इस देश की जो कम्युनिस्ट पार्टियां, विशेषकर CPI, CPM, माले और जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में है, इनको गोल बंद करने के सवाल पे और क्या उम्मीद लगती है आपको? नहीं, उम्मीद तो बिल्कुल है, लेकिन अब सवाल है कि हमें लगता है कि इसको पहले कोई शर्त बना करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी फांसीवाद के खिलाफ ये प्रतिरोध जैसे जैसे बढ़ेगा, इसी के अंदर हमें लगता है कि आंदोलनों की एकता, विचारों की एकता, कम्युनिस्टों की एकता और ज्यादा सार्थक एकता, उसका एक आधार का निर्माण हो रहा है। और हमें लगता है कि इसी प्रोसेस में, क्योंकि ये इसको आप ऐसे देखें, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में हम लोग अक्सर उसके बहुत सारे दूसरे नामों की बात करते हैं। मार्क्स ने कहा कि पहले आपको डेमोक्रेसी की लड़ाई जीतनी है, बिल्कुल प्रोलेटारिएट के सामने, कि विन द बैटल ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ उसी बैटल ऑफ डेमोक्रेसी को हम लड़ रहे हैं। इसी बैटल ऑफ डेमोक्रेसी में अभी उसके ऊपर फांसीवाद हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो हमें लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी की आज की लड़ाई है, इसी को एक क्रांतिकारी लड़ाई के रूप में देखना होगा, इसी को एक पूरे कम्युनिस्ट एजेंडा के रूप में देखना होगा। क्योंकि जब आपको पीछे धकेल दिए जा रहे हैं आप, तो इस सामने जो इतनी बड़ी रुकावट है फांसीवाद, तो इस रुकावट को, स्टम्बलिंग ब्लॉक को बिना हटाए हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमारे सामने जो भी अभी रुकावट है, वो रुकावट एक फांसीवाद के रूप में है, जो पूरे समाज के धरातल पर, विचार के धरातल पर और राज्य मशीनरी के धरातल पर हमारे सारे नागरिक अधिकार, सारी आजादी संविधान में मिली हुई जो हमारे पास सिविल लिबर्टीज, सब छीन रहे हैं।
तो हमें लगता है कि इसीलिए इस फांसीवाद को शिकस्त देना, इसको मैं कोई डाइवर्शन नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि ये जैसे तैसे कुछ किसी तरह हो जाए तब कम्युनिस्ट आंदोलन आगे बढ़ेगा। आज हिंदुस्तान में कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क आज हिंदुस्तान ये देखना चाहता है कि फांसीवाद को कौन शिकस्त देगा, कैसे फांसीवाद के खिलाफ लड़ेंगे। और हमें लगता है कि फांसीवाद के ऊपर विजय पाने से ही भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए एक नए कम्युनिस्ट उभार, कम्युनिस्टों के सामने आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे अगर हम फांसीवाद को एक मजबूत शिकस्त, करारी शिकस्त दे सके। और इसीलिए आज का दौर एक तरफ जैसे बहुत चुनौती है, बहुत कठिन दौर है। ऐसा दौर आजादी के आंदोलन के बाद पिछले 75 साल में कभी नहीं आया। आप कह सकते हैं कि समय समय पर बहुत सारे जैसे एनकाउंटर चला, जनसंहार हुए, तो जितने कठिन समय हमने देखा है, कभी बंगाल में, कभी गुजरात में, कभी आंध्रा में, उस सबको अगर जोड़ दिया जाए और एक तरीके से स्थायी रूप से उसको थोप दिया जाए देश के ऊपर, तब जो माहौल बनेगा, आज उस माहौल में हम लोग हैं। इसीलिए आज के इस दौर में हमें लगता है कि इसके खिलाफ लड़ते हुए कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने एक बहुत संभावना का दौर है और इसको हम लोग करेंगे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया के लिए। साथियों, हमारे बीच कॉमरेड दीपंकर जी ने बहुत ही गंभीर तरीके से फांसीवाद के खिलाफ डेमोक्रेसी की लड़ाई की औचित्य को समझाया। इस अवसर पर हमको शरद श्रीराम सिंह की कविता की वो पंक्तियाँ याद आती हैं, नफस नफस कदम कदम दर बदर सवाल है, सवाल से घिरे हैं हम, जवाब चाहिए, जवाब चाहिए, इनकलाब चाहिए, इनकलाब चाहिए। शुक्रिया कॉमरेड दीपंकर। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज़ चैनल ब्लू एंड रेड न्यूज़ इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।